Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन की श्रृंखला में हमने अभी तक बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया है। आज मैं इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ आखिरी एपिसोड लेकर आपके सामने हूं और इसमें हम पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद की चर्चा करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद अपने आप में एक विचारधारा की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं, यह भी एक वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन हम इसे एक विचारधारा की श्रेणी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यह एक तरीके के खास नजरिए का प्रतिनिधित्व करने वाली धारा के रूप में सामने आया है। यह एक ऐसी धारा के रूप में सामने आया है जिसमें कि तमाम तरीके के जो मेटा नैरेटिव्स हैं, जो बड़ी बड़ी विचारधाराएं हैं, उनका विरोध किया जाता है। लेकिन क्या इन बातों को अभिव्यक्त करने वाले विद्वानों, विशेष रूप से समाज विज्ञान के लेखन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, मिशेल फूको या दूसरे कई अन्य लेखक, क्या हम उनके लेखन में कुछ ऐसे बुनियादी सूत्र पा सकते हैं जिसके आधार पर हम यह कहें कि ये जो एक पूरी धारा है उत्तर आधुनिकतावाद की, उसके भीतर कुछ बुनियादी तत्व ऐसे हैं जिन्हें उसके मुख्य तत्वों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो वो बिंदु कौन कौन से हैं, वे प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और उत्तर आधुनिकतावाद में किस तरीके की बातों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, और इस संदर्भ में हम इसकी आलोचनाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारा ये जो पूरा अध्ययन है उसमें निश्चित रूप से मैं उत्तर आधुनिकतावाद के कुछ बुनियादी पहलुओं पर जोर दूंगा, लेकिन ज्यादातर मैं मिशेल फूको और जैक्स डेरिडा के लेखन के आसपास जो प्रमुख तत्व उभर कर सामने आए हैं उस पर बात करूंगा। उसके पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो मॉडर्निज्म की क्रिटिक के रूप में सामने आता है और वह अपनी बातों में किन विशेष पहलुओं पर जोर देता है। तो हमारी जो पूरी चर्चा है उसमें हमारा जो शुरुआती बिंदु है जिसे समझने की जरूरत है वह यह कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह आधुनिकतावाद के बड़े दावों का विरोध करता है, और इसे समझने के लिए आधुनिकतावाद और इसके बड़े दावों को समझना जरूरी है। यह प्रबोधन या एनलाइटनमेंट से जुड़े मूल्यों का विरोध करता है। इसमें तर्क बुद्धि या रीजन के आधार पर मानव के जीवन लक्ष्य और एक आदर्श स्थिति की परिकल्पना की जाती है। यानी कि अगर हम बहुत संक्षेप में एनलाइटनमेंट को समझने की कोशिश करें तो उसमें इसी बात पर जोर दिया जाता है कि मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि का, अपने रीजन का उपयोग करते हुए यह तय कर सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और इस संदर्भ में एक तरह की वस्तुनिष्ठता की मांग की जाती है, और इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वह अपने आसपास के पूर्वाग्रहों से अलग होकर विचार करे। जो व्यक्ति है वह इस बात से प्रभावित होकर विचार ना करे कि समाज में किस तरीके की मान्यताएं हैं या धर्म किस तरीके की बातों को बता रहा है, बल्कि वह स्थितियों को देखे और उसके आधार पर अपने रीजन के माध्यम से सही या गलत का फैसला करे, या इस बात का फैसला करे कि आगे उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब हमने जिन विचारधाराओं को पढ़ा है उनमें यही सोच सामने आती है, यानी कि एनलाइटनमेंट की जो प्रमुख तत्व हैं वो हम इन विचारधाराओं में देख सकते हैं। इस संदर्भ में हम उदारवाद, मार्क्सवाद या अराजकतावाद या इसी तरीके की अन्य विचारधाराओं पर भी बात कर सकते हैं। उनके उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि उनका क्या दावा था और जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह किन बातों पर जोर देता है। हमें यह याद रखने की जरूरत है, ये सारी जो विचारधाराएं हैं वो एक तरीके की मेटा नैरेटिव
पर जोर देती हैं। यानी कि मानव जीवन की एक शुरुआत की परिकल्पना है, उसमें मनुष्य के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ बातों की परिकल्पना की गई है और उसके बाद एक आदर्श स्थिति की भी परिकल्पना है। तो इस संदर्भ में अगर हम उदारवाद पर विचार करें तो उदारवाद में अगर मैं यह कह रहा हूं कि वह एक मेटा नैरेटिव प्रस्तुत करता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उदारवाद में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति है उसके भीतर एक तरीके की तार्किकता होती है, वह अपने लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में फैसला कर सकता है और उस व्यक्ति को अपनी इस समझ के अनुसार काम करने का अधिकार होना चाहिए। और इसी के आधार पर अगर आप याद करें कि हमारी जो पूरी चर्चा रही है उदारवाद की, तो उसमें इस बिंदु पर जोर दिया गया है और कि व्यक्ति जो है वो रैशनल होता है और इसीलिए उसके पास कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की परिकल्पना की गई है। और फिर जैसे जॉन लॉक ये मानते हैं कि जब स्थिति ऐसी नहीं रह जाती है कि मनुष्य अपने इस विवेक के आधार पर पूरी तरीके से शासन का संचालन कर पाए, तो राज्य और फिर सरकार का गठन होता है, लेकिन राज्य और सरकार व्यक्ति की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उदारवाद के भीतर एक मेटा नैरेटिव है कि मनुष्य की विशेषताएं क्या हैं और एक आखिरी आदर्श स्थिति, आदर्श राज्य की स्थिति क्या हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में समुदाय के भीतर रहकर ही अपने जीवन के का जो सत्व है वो पा सकते हैं। वो उस तरीके के इंडिविजुअलिज्म का विरोध करता है जिसकी परिकल्पना लिबरलिज्म में की गई है। तो उसके साथ ही वह यह मानकर, मार्क्सवाद के भीतर यह मानकर चला जाता है कि जब तक से निजी संपत्ति की संस्था रहेगी तब तक व्यक्ति अपने स्वाभाविक सामुदायिक जीवन की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए अगर आप इस बात को याद करें तो आप ये पाएंगे कि मार्क्सवाद के भीतर जो पूरी परिकल्पना की गई है मानव इतिहास की, जिसमें कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेकर स्लेव ओनिंग सोसाइटी, फिर फ्यूडलिज्म, उसके बाद कैपिटलिज्म में क्लास स्ट्रगल और उसके बाद रेवोल्यूशन होने की स्थिति, रेवोल्यूशन के बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और उसके बाद सोशलिज्म और फिर कम्युनिज्म की स्थिति आती है। तो इस पूरी परिकल्पना में एक ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास आगे की ओर एक यात्रा कर रही चीज है और आखिरकार एक आदर्श स्थिति आएगी जो कि कम्युनिज्म के रूप में होगी। तो इसके भीतर भी एक मेटा नैरेटिव है। मेटा नैरेटिव का मतलब ये हुआ कि कहीं से इतिहास की शुरुआत हो रही है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और आखिरकार अंत में जाकर एक आदर्श स्थिति की प्राप्ति होगी। अब यही बात हम एनार्किज्म के भीतर भी देख सकते हैं कि उसमें भी यह माना जाता है कि मनुष्य की प्रकृति से जुड़े हुए कुछ बुनियादी तत्व हैं। मिसाल के तौर पर मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मनुष्य को राज्य के दायरे में या धर्म के माध्यम से एक दायरे में बांधने की कोशिश की जाती है तो यह उसके साथ एक गलत व्यवहार होता है। तो इस लिहाज से एनार्किज्म में भी एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब राज्य की जो भूमिका है वह काफी सीमित हो जाए, खत्म हो जाए, सीमित नहीं हो, खत्म हो जाए, राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाए और लोग जो हैं वो कुछ हद तक जो एसोसिएशंस होते हैं साझेदारी बनाकर अपना शासन चलाएं। मार्क्सवाद के भीतर भी आखिरी स्थिति में राज्य के खत्म होने की बात कही गई है, धीरे धीरे खत्म होने की बात कही गई है, इवेपोरेटेड हो जाने की बात कही गई है। उदारवाद के भीतर एक सीमित राज्य की परिकल्पना की गई है और उदारवाद के विभिन्न रूपों के भीतर कम से कम जो राज्य है वह ऐसा नहीं है जो लोगों के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर सके, यानी कि लोगों के पास कुछ बुनियादी अधिकार होने की बात कही गई है। तो मैंने ये तीन उदाहरण आपके सामने रखे कि जो मेटा नैरेटिव की बात है, जो महावृत्तांत की बात है, वो ऐसी बात है जिसमें कि माना जाता है कि मनुष्य का के लिए जो एक आखिरी स्थिति है, आदर्श स्थिति है, उसके बारे में हर विचारधारा का दावा है कि वह इसे प्रस्तुत कर रही है, वह यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बता रही है और उसके द्वारा बताया गया रास्ता सबसे सही है। अब जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसकी जो प्रमुख विशेषता यही है कि वह इन तरीके के मेटा नैरेटिव की संभावनाओं को नकारती है। और इसमें अगर हम मेटा नैरेटिव को नकारे जाने की बात करें
सिर्फ एक बार फिर से कि इसका मतलब क्या हुआ, उदारवाद की शुरुआत, उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत पर जाने से पहले, तो उसके हम बहुत ही संक्षेप में इस रूप में समझ सकते हैं कि इसका जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसका यह दावा है कि मेटा नैरेटिव संभव नहीं है। आगे हम इन बिंदु पर और विस्तार से वापस आएंगे। अभी मैं सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा आपके सामने इस बात को रख रहा हूं, आप इसे समझने की कोशिश करें। जैसे कि उदारवाद के भीतर यह दावा किया जाता है कि जो व्यक्ति है वह तार्किक होता है। तो यह जो दावा है, जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं उनका यह कहना है कि व्यक्ति हमेशा उदारवादी नहीं होता है, हमेशा तार्किक नहीं होता है, रैशनल नहीं होता है। व्यक्ति कई बार इरेशनल बिहेवियर करता है, व्यक्ति कई बार इस तरीके से व्यवहार करता है कि उसकी व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है उदारवाद के पैमानों के भीतर कि आखिर व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। और तो इनका ये कहना है पोस्ट मॉडर्निस्ट का कि असल में हम कभी भी किसी चीज को पूरी तरीके से व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये जो मेरे पास एक डिवाइस है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये एक फोन है, तो मैं बहुत सारी चीजों को नहीं बता पा रहा हूं जो इससे जुड़ी हुई है। तो जब मैं इस चीज को नहीं बता पा रहा हूं, इसका मतलब मैं उनकी उपेक्षा कर रहा हूं, उनको एक तरफ छोड़ दे रहा हूं। ठीक उसी तरीके से अगर उदारवाद यह कहता है कि व्यक्ति जो होता है वह रैशनल होता है, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति के भीतर जो और दूसरे तरह की विशेषताएं होती हैं उनको दबा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति तार्किक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसे कई बार समाज में रहने के लिए अनफिट मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है क्योंकि उसके भीतर एक मिनिमम रैशनैलिटी नहीं है। तो ये एक तरीके का दमन हो जाता है। उसी तरीके से हम यह देख सकते हैं कि चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो एनार्किज्म हो, वो जिस तरीके से व्यक्ति के बारे में बताता है, वह जिस तरीके से समाज का विश्लेषण करता है, वह जिस तरीके से आदर्श स्थिति का विश्लेषण करता है, वे सारी बातें अगर किसी व्यक्ति के सोच से मेल नहीं खाती हैं, अगर कोई व्यक्ति उस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता है, तो फिर उस मेटा नैरेटिव में उसे एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन और कई बार रिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मार्क्सवाद की बात करें, तो जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट सोसाइटीज जिन्हें बोला जाता है, जहां पर वास्तव में क्रांति हुई और समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य के साथ सरकारों ने काम करना शुरू किया, तो अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि असल में वहां पर बहुत आसानी से जो लोग कोट अनकोट कम्युनिज्म के लक्ष्य से एक तरीके से सहमति नहीं रखते थे, उनके साथ दमन का व्यवहार किया गया। जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसका यह कहना है ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो मेटा नैरेटिव्स हैं, असल में वे इसी तरीके के दमन का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि उनका वर्णन एक तरफा होता है, क्योंकि वो एक किसी मनुष्य के जीवन से जुड़े किसी एक पहलू को सबसे महत्वपूर्ण पहलू बना देती हैं और उसके बाद बाकी सारे पहलुओं की वो उपेक्षा कर देती हैं। तो इसके कारण से जिनमें वे पहलू जिनकी उपेक्षा की जाती है वे ज्यादा मजबूत रूप से उनका एक्सक्लूजन हो जाता है, ऐसा दावा पोस्ट मॉडर्निस्ट करते हैं। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको यह बताने की कोशिश की है कि क्यों आखिर मेटा नैरेटिव्स की असंभाव्यता, उनके उसके ना हो पाने की बात उत्तर आधुनिकतावाद में कही जाती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और उत्तर आधुनिकतावाद की उत्पत्ति की बात करें, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो सीधे तौर पर सोशल साइंसेज में शुरू नहीं हुआ। किसी पॉलिटिकल थियरिस्ट ने इसकी बात करनी शुरू नहीं की, बल्कि 1970 के दशक के आसपास या हम कह सकते हैं 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में भी इसका प्रयोग शुरू हुआ। आर्किटेक्चर में इसका प्रयोग शुरू हुआ। पारंपरिक या स्थानीय स्तर से प्रेरित दृष्टिकोण के लिए इसका उपयोग किया गया, क्योंकि जैसे जीवन के दूसरे अन्य दायरों में था, वैसे ही आर्किटेक्चर में भी यह बात आ गई थी कि जो एक खास तरीका होता है चीजों को अभिव्यक्त करने का, वही ज्यादा श्रेयस्कर है, उसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट उभर कर सामने आए जिन्होंने अलग अलग स्थानीय स्तर के जो तरीके थे उन प्रस्तुति के, उनको वरीयता दी। जो पारंपरिक तरीके थे यानी जो कि एक तरीके से अवॉइड हो गए थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उन पर उन्होंने जोर दिया
और इस तरीके से उन्होंने यह कहा कि ये जो तरीका है चीजों को प्रस्तुत करने का, किसी चीज को बनाने का, जो कि एक बनी बनाई तरीके से या बनी बनाई पैराडाइम से अलग जा रहा है, वह पोस्ट मॉडर्निस्ट है। और यह दृष्टिकोण अऐतिहासिक और अति तार्किकतावादी कार्यवाद के खिलाफ विकसित हुआ था कि काम को करने का एक ही फिक्स तरीका है और अगर आप उससे अलग जाते हैं तो आप सही तरीके से चीजों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ये जो उत्तराधुनिकतावाद है वो इस बात को नहीं मानता है। फिर धीरे धीरे करके अन्य विषयों में भी इसका प्रसार हुआ। इसे जनसंचार माध्यमों के उभार से भी जोड़ा जाता है, जिसने हाइपर रियलिटी की स्थिति पैदा की। लियोटार्ड ने इसे ग्रैंड नैरेटिव्स के विरोध के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे मैंने आपको बोला कि जो ग्रैंड नैरेटिव्स है उनका यह दावा है कि एक महा वर्णन इस तरीके का है जिसमें मानव जीवन के सभी पहलुओं को समेट सकते हैं। तो यहाँ पर लियोटार्ड और जो उनके जैसे दूसरे विद्वान थे उन्होंने इसकी असंभाव्यता पर जोर दिया। उन्होंने किस तरीके से इस पहलू पर जोर दिया इसके बारे में मैं पीछे के उदाहरण में स्पष्ट कर चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है कि उसे आप बुनियादी रूप से समझ चुके होंगे कि क्यों जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक आयाम को ही प्रस्तुत करते हैं। और बाद में फिर हम ये भी देख सकते हैं कि विज्ञान के वर्णन में भी कई बार पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया गया। कई सारे विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि भाई जिस तरीके का दावा यह किया जाता है कि हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उसके बारे में हमने कुछ चीजें दर्ज की, तो यह कहा गया कि यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब से आपने उसे ऑब्जर्व किया फिर उसके बारे में कुछ लिखा, तब तक यानी कि जो अंतराल होता है ऑब्जर्व करने और लिखने के बीच का, उसमें चीजें बदल जाती हैं। तो आपको यह याद रखने की जरूरत है कि ये मेटा नैरेटिव्स का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि मेटा नैरेटिव्स एक तरीके से एक खास विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, ये इसलिए भी इसका विरोध करते हैं क्योंकि इनका यह मानना है कि मेटा नैरेटिव्स हो ही नहीं सकते। आप कभी भी यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आप चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो दुनिया की दूसरी परिघटनाएं हों, उसके सारी पहलुओं को आप समझ पा रहे हैं और उसको सामने रख पा रहे हैं। इसके स्थान पर होता कुछ और है कि जो सत्ता में लोग होते हैं या जो विमर्श या डिस्कोर्स तैयार करते हैं वो इन चीजों को प्रस्तुत करते हैं। आगे मैं उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विषय वस्तु के बारे में कुछ बातों को रखूंगा। मैं बहुत ही संक्षेप में इन पहलुओं पर बात करूंगा और उसके बाद जब हम और आगे जाएंगे, फूको के माध्यम से इन चीजों पर बात करेंगे, तो एक बार फिर से मैं इन सारे पहलुओं पर वापस आऊंगा। कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पर पीछे की चर्चा में आ चुकी हैं, तो वहां पर फिर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि अभी तक मोटे तौर पर जो हम लोगों ने बातचीत की है उसमें आप यह बात समझ कर रखेंगे कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह आधुनिकतावाद की जो मेटा नैरेटिव प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है उसका तीखा विरोध करता है। और उस विरोध का आधार यही है, पहला आधार कि मेटा नैरेटिव्स प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि कभी भी हम सारे आयामों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, हम एक खास दृष्टिकोण से किसी आयाम को प्रस्तुत करते हैं। दूसरी जो इससे बात कही गई वो ये कि जब ऐसी कोशिश हो रही होती है, जब मेटा नैरेटिव्स प्रस्तुत किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके कारण से बहुत सारे जो पहलू होते हैं, चाहे वो मनुष्य के जीवन के हों, चाहे वो समाज के जीवन के हों, उनका एक्सक्लूजन होता है। तो ये दो आयाम हैं। अब अगर हम कुछ बिंदुओं की बात करें, विमर्श की केंद्रीयता, जो विषय वस्तु थीम्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के, उसमें विमर्श की केंद्रीयता की बात होती है, खंडित पहचान की बात होती है, प्रस्तुति के विचार की समीक्षा होती है, बुनियादी और मास्टर नैरेटिव का अस्वीकरण होता है, ज्ञान सत्ता का जो संबंध होता है उसके बारे में कुछ बातचीत या कुछ खास तरीके के विचार सामने आते हैं। मैं इन सारे पहलुओं पर आगे और विस्तार में जाऊंगा, खासतौर पे ज्ञान और सत्ता यानी कि नॉलेज और पावर के रिलेशनशिप को हम देखेंगे फूको के राइटिंग्स में। बुनियादी या फाउंडेशनल मास्टर नैरेटिव का अस्वीकरण, इसके बारे में मैं काफी बातें कह चुका हूं अभी तक। प्रस्तुति के विचार की समीक्षा पर मैं भी आऊंगा, तो ऊपर के जो तीन पहलू हैं उन पर हम जोर देने की कोशिश करेंगे।
यानी कि उस पर हम ज्यादा स्पष्टता से मैं अभी बातों को कहूंगा, और आप प्लीज इस बात पर ध्यान रखेंगे कि इन सब चीजों की एक बुनियादी समझ हम अभी बनाएंगे, फिर कुछ समय बाद, कुछ मिनटों के बाद फूको और डेरिडा पर ज्यादा ध्यान देते हुए हम इन सभी विषयों को फिर से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। विमर्श की केंद्रीयता का क्या मतलब है? विमर्श की केंद्रीयता का अर्थ यह है कि जो एक खास तरीके से हम चीजों की प्रस्तुति को देखते हैं, वो एक खास तरीके के डिस्कोर्स के निर्माण के रूप में होता है। अब वो जो डिस्कोर्स बनता है, उस डिस्कोर्स के बनने में जो बाकी दूसरे आयाम होते हैं वो एक्सक्लूडेड हो जाते हैं या उनका दमन कर दिया जाता है, और वो फिर एक काइंड ऑफ यूज ऑफ पावर के रूप में भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक डिस्कोर्स बनाते हैं नेशनलिज्म का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को बनाने में हम कुछ खास तरीके से उसे अभिव्यक्त करते हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से देखा जाए तो उस खास तरीके की अभिव्यक्ति में बहुत सारे पहलू जो होते हैं उनका एक्सक्लूजन हो जाता है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी हमने इसकी चर्चा की थी। मिसाल के तौर पर अगर हम यह कहते हैं कि हम एक देश हैं जो कि उर्दू को या संस्कृत को, किसी एक भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा मानता है, तो चाहे कैसा भी देश हो, वहां पर कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनका ऐसा मानने के कारण ये पूरा आइडिया ऑफ नेशन है उससे एक्सक्लूजन हो जाए। तो ये एक जो चीज है कि वो हमेशा ही एक तत्व पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना है कि वो डिस्कोर्स के रूप में सामने आते रहता है। अगर हम एक डिस्कोर्स देखें, लैंग्वेज के आसपास जो एक विमर्श की स्थिति होती है और उसमें जिस तरीके के विचार होते हैं, उसमें भी यह संभावना होती है कि ये जो डिस्कोर्स है एक खास तरीके के विचारों की जो निर्मित है और फिर उसे प्रभुत्वशाली विचार के रूप में प्रस्तुत करने की जो पूरी कोशिश होती है, उसमें एक तरीके से सत्ता या शक्ति का प्रयोग निहित होता है। दूसरे स्तर पर अगर हम खंडित पहचान की बात करें, तो खंडित पहचान का मतलब यहाँ पर यह है कि सुनिश्चित रूप से किसी भी चीज को पोस्ट मॉडर्निज्म ये मानता है कि हम एक पहचान के दायरे में नहीं बांध सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जो भी पहचान किसी भी एक व्यक्ति को दी जाती है या किसी एक खास तरीके की परिघटना को दी जाती है, उसमें असल में दूसरे कई और तत्व होते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन उन पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि एक खास तरीके से ही चीजों को प्रस्तुत करने के बारे में फैसला हो चुका होता है। अब इस संदर्भ में बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो पुरुष और स्त्री की पहचान पर भी काफी गहराई से विचार करते हैं, और इस संदर्भ में जैसे हाल फिलहाल में अगर हम जूडिथ बटलर के लेखन को लें तो उनका जोर इस बात पर है, और फूको की राइटिंग्स में भी इस तरीके के तत्व मिलते हैं कि जो स्त्री और पुरुष का जो पूरा एक विभाजन है वह विज्ञान के आधार पर जिस रूप में किया जाता है वो सही नहीं है, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है वह असल में पूरी तरीके से पुरुष गुणों को प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं मानी जा सकती है। कई बार उसमें स्त्री से जुड़े हुए गुणों की प्रधानता हो सकती है, या फिर वो पूरी तरीके से स्त्री गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाली भी नहीं मानी जा सकती है। तो और इसी से जुड़ी हुई जो तीसरी समस्या है वह रिप्रेजेंटेशन की समस्या है, प्रस्तुति की समस्या है। हम जिस रूप में चीजों को देखते हैं, और पीछे मैंने इसके कुछ उदाहरण दिए हैं कि हम जिस भी रूप में चीज को प्रस्तुत करते हैं उस रूप में हमारी प्रस्तुति हम जैसे उसे देख रहे हैं वो उस पर निर्भर करती है, और ये पूरी तरीके से मुमकिन है कि दूसरा कोई व्यक्ति आए और वो उस चीज को बिल्कुल ही अलग तरीके से देखे। अगर आप 3 लोगों को एक साथ रखते हैं और तीनों को एक खास तरीके का विषय देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप लोग इसमें से बताइए कि इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, तो यह काफी हद तक मुमकिन है कि तीनों लोगों में से अलग अलग तरीके के गुणों की एक सूची सामने आए, यानी तीनों लोगों के द्वारा यह कहा जाए कि अलग अलग गुण इसमें प्रमुख हैं। तो ये जो एक रिप्रेजेंटेशन की जो पूरी बात है जिसमें कि ये क्लेम किया जाता है अलग अलग तरीके की दूसरी जो मॉडर्निटी के साथ विचारधाराएं सामने आई हैं उनके द्वारा कि वे वास्तव में ह्यूमन नेचर की रियलिटी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह क्लेम पोस्ट मॉडर्निज्म के अनुसार सही नहीं है। तो ये जो पहलू हैं, ये जो आयाम हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं
पोस्ट मॉडर्निज्म की इस पूरी चर्चा में। दो और पहलू हैं, जैसे कि मैंने बुनियादी या कुछ फाउंडेशनल और मास्टर नैरेटिव का स्वीकरण। तो फाउंडेशनल का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने शुरुआती में कहा कि उदारवाद यह कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, तो वो एक तरीके का एक फाउंडेशनल या बुनियादी विशेषता के रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया। उसी तरीके से अगर कोई यह कहता है कि मनुष्य जो होते हैं वह सत्ता या पावर के आरोपित किए जाने के विरोधी होते हैं, तो ये भी एक फाउंडेशनल विचार हो गया। तो इस तरीके के फाउंडेशनल विचारों का उत्तराधिकारवाद में विरोध किया जाता है और मास्टर नैरेटिव या मेटा नैरेटिव का विरोध किया जाता है। और ज्ञान और सत्ता के संबंध पर भी काफी गहराई से विचार किया गया है कि किस तरीके से जो नॉलेज है वह पावर के रूप में सामने आती है, यानी कि जैसे जैसे फूको का विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे जैसे हम नॉलेज को जान को हासिल करते हैं, नॉलेज हमारे पास आता है, वैसे वैसे हम पावर के अधीन होते जाते हैं। इस पहलू पर हम आगे और गहराई से विचार करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ध्यान विशेष रूप से मिशेल फूको और जैक्स डेरिडा के लेखन पर होगा और उसके बाद हम कुछ आलोचनाओं पर विचार करेंगे जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। मिशेल फूको काफी महत्वपूर्ण लेखक हैं 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग के, 20वीं सदी के उत्तरार्ध के। और जैसे कि जो स्क्रीन पर जो तस्वीरों से पता चल रहा है कि 1984 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने काफी गहराई से इस बात का विश्लेषण किया कि कैसे जो अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज हैं या फिर जिस तरीके का एक एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी फॉर्मेशन है समाज में, वह असल में व्यक्तियों के को एक्सक्लूड करने या उनके ऊपर पावर या सत्ता का उपयोग करने का साधन बना हुआ है। इस संदर्भ में फूको की जो शक्ति की अवधारणा है वह काफी महत्वपूर्ण विचार के रूप में सामने आती है। मिशेल फूको ने रैडिकल रूप से शक्ति का पुनर्सूत्रीकरण किया। उनके अनुसार शक्ति दमनकारी या रिप्रेसिव नहीं है, यानी आधुनिक युग में शक्ति हमें हमारी इच्छा के अनुसार काम करने से नहीं रोकती है। फूको मानते हैं कि शक्ति उत्पादक है, अर्थात यह पहचान और व्यक्तिपरकता का निर्माण करती है। उन्होंने शक्ति की संकल्पना केशिका या कैपिलरी के रूप में की। इसका अर्थ यह है कि जिस तरीके से केशिका या कैपिलरी जो है वो शरीर के हर भाग में फैली हुई है, जिससे कि रक्त का संचार हमारे शरीर के भाग में शरीर में पूरी तरीके से होता है, उसी तरीके से जो पावर है वह भी समाज के अलग अलग भागों में है। अब ऐसा लग सकता है कि शक्ति की फूको की अवधारणा टॉलकट, पार्सन्स और हन्ना आरेंट के विवरण की तरह ही है। टॉलकट, पार्सन्स और हन्ना आरेंट ने इस बात पर जोर दिया था, मिसाल के तौर पर पार्सन्स ने जोर दिया था कि व्यवस्था में पैसे की तरह ही शक्ति का संचरण होता है, वहीं अरेंट शक्ति को कुछ करने की शक्ति के रूप में परिभाषित करती है। टॉलकट, पार्सन्स और हन्ना आरेंट का जो वर्णन है उसका एक तरीके से उसे हम शक्ति के सकारात्मक वर्णन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि अगर आपका शक्ति है तो आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन जो शक्ति की फूको की संकल्पना है उसमें उत्पादक या केशिका का अर्थ बिल्कुल अलग अर्थ में है। शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली पहचाने नाम देकर नियंत्रित करने के तरीके हैं। हमारी रोजमर्रा की बहुत सारी जिंदगियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हो सकता है कि वो आगे भी चीजें आए। तो अगर यहाँ हम देखें कि किस तरीके से शक्ति का प्रयोग होता है, तो अगर हमारे पास कुछ खास तरीके की एक स्थिति आती है जिसमें कि शक्ति हमें एक पहचान देती है। मिसाल के तौर पर हमें यह पहचान मिलता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो फूको का यह कहना है कि शक्ति जो है वो इस अर्थ में उत्पादक है कि वह एक आइडेंटिटी का निर्माण कर रही है, लेकिन इसके साथ ही वह नियंत्रित करने वाली पहचान भी है। क्योंकि एक बार अगर आपके साथ यह पहचान जुड़ जाती है कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर आप पुरुष हैं या फिर आप स्त्री हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वह एक खास तरीके से
पहचान या एक खास तरीके की शक्ति के अधीन हो जाता है, क्योंकि वह कुछ खास काम अब करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे यह उम्मीद की जाएगी कि वह कुछ खास तरीके से ही कामों को करे, कुछ अलग काम अगर वो करेगा तो वो सही नहीं होंगे। वो पुरुष और स्त्री की पहचान के बारे में भी सही है, या कोई भी ऐसी पहचान जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये उस संदर्भ में ये चीजें सही हो सकती हैं। तो आगे कुछ और उदाहरणों से हम इन चीजों को देखेंगे। यहाँ हमें एक और विचार जो कि फूको से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंटेलिटी, उसे भी समझने की जरूरत है। फूको यह मानते हैं कि राज्य गवर्नमेंट या सरकार के क्रियाकलापों का नतीजा है, और उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि किस तरह आधुनिक समय में सरकार के व्यापक क्षेत्र का उदय हुआ और कैसे मानव जीवन के सभी पहलू, उसके उसका परिवार, उसकी संस्थाएं और शरीर, सभी सरकार के नियंत्रण के घेरे में आ जाते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की परिवर्तन के प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप राज्य सामने आया, इसलिए वे यह नहीं मानते कि राज्य के होने पर ही सरकार हो सकती है। उनका मानना है कि जीवन को संरचनाओं में व्यवस्थित करना आधुनिक व्यवहार है और मध्य युग में इसका अस्तित्व नहीं था। फूको मानते हैं कि राज्य इसी आधुनिक व्यवहार की उपज है, यानी कि वो यह मानते हैं कि जो एक खास तरीके की स्थिति हम आधुनिक युग में देख रहे हैं वह मध्य युग में नहीं थी, और अगर थी भी तो फूको तो बोलते हैं कि वो नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने अगर उसको एक्सटेंड किया तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अलग तरीके से थी। और जो गवर्नमेंटेलिटी और प्रशासकीयता है वह प्रशासन का मूल आधार है। यह सामाजिक व्यवस्था के दैनिक व्यवहारों और दूसरे बहुत से पहलुओं में सामने आता है, और यह एक तरीके से समाज के बढ़ते होमोजेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंटेलिटी है उसके बारे में यह बात समझ कर रखने की जरूरत है कि यह इसमें जो सत्ता होती है वो किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं होती है, यानी कि जो आधुनिक दौर है वह अलग अलग समूहों में लोगों को बांटकर और शक्ति के कार्य संचालन को दिखाता है। अब हम इसमें यह नहीं कह सकते हैं कि शक्ति जो है वह एक ही जगह पर केंद्रित है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कह सकते हैं मध्य युग में हुआ करता था कि मोटे तौर पर शासक जो होता था, जो राजा होता था, उसके हाथों में शक्ति केंद्रित होती थी। लेकिन आधुनिक दौर में अलग अलग तरीके से चीजों को विभाजित किया गया है और हर दायरे में थोड़ी बहुत शक्ति है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो किसी देश का, या अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उसकी शक्ति की उसके संदर्भ में जो शक्ति है उसका भी एक दायरा है, और वह उस दायरे से अलग हटकर किसी भी तरीके से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो वो हम कई सारे उदाहरणों से देख सकते हैं। हम क्लासरूम में देख सकते हैं, वहां शिक्षक जो है उसके पास पावर होता है। गवर्नमेंटेलिटी के स्ट्रक्चर में क्लासरूम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां शिक्षक जो कहता है उसकी बातों को माना जाता है। लेकिन क्या शिक्षक की यह शक्ति पूरे कॉलेज में विद्यमान है? तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है। कॉलेज के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के पास वो शक्ति होती है कि वह चाहे तो एक स्तर पर चीजों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन क्या प्रिंसिपल अपना मनमानापन कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल की जो शक्ति होती है वह कॉलेज के भीतर की संरचनाओं से तो सीमित होती ही है, इसके साथ ही एक वाइस चांसलर होता है, फिर वाइस चांसलर के ऊपर MHRD या मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, उसके ऊपर पूरी सरकार की संरचना होती है, सरकार के ऊपर भी बहुत दूसरी संरचनाएं होती हैं। कहाँ पर ऐसा एक जगह है जहां पर हम कहें कि वहीं पर पूरी शक्ति निहित है, तो हम वो पहचान नहीं सकते हैं। तो यही, और हर जगह एक तरीके का होमोजेनाइजेशन या समरूपीकरण भी दिखता है जो आधुनिक दौर के शासन व्यवस्था है उसमें, यानी कि हर किसी को एक खास तरीके के साँचे में ढालने की प्रवृत्ति भी दिखती है। तो ये जो गवर्नमेंटेलिटी है वह उसका अर्थ यही है कि अलग अलग भागों में विभाजित करके शासन का संचालन करना, और यह आधुनिक दौर की प्रवृत्ति है जिसमें कि तकनीक के माध्यम से इस तरीके से शासन को आगे बढ़ाया गया। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े और हम यह देखें कि कैसे गवर्नमेंटेलिटी और सब्जेक्ट का निर्माण होता है, तो उसमें यह बात सामने आती है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें सब्जेक्ट का निर्माण होता है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में आम बातों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मसलन पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि, इनके द्वारा हम सब्जेक्ट या अधीनता की स्थिति में भी होते हैं और इनके द्वारा हम पर नजर रखी जाती है। इस संदर्भ में मैंने भारत के नागरिक होने का उदाहरण दिया था।
पहचान पत्र, पासपोर्टों से हमें यह बताना होता है कि हम कौन हैं, हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। अब अगर मेडिसिन या चिकित्सा, मनोचिकित्सा, जीव विज्ञान के तर्कों की हम बात करें तो इनके द्वारा भी सब्जेक्ट के रूप में हमारा निर्माण होता है। कानूनी विमर्शों में भी इन विमर्शों के आधार पर ही हमारी पहचान के बारे में फैसला होता है। इस तरह सब्जेक्ट के रूप में हमारे निर्माण में यह भी योगदान देता है। यानी कि मेडिसिन या इस बात को तय करता है कि, या चिकित्सा विज्ञान इस बात को तय करता है कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, सामान्य हैं या पागल हैं, पुरुष हैं या महिला हैं। और फिर इसके आधार पर जो कानूनी विमर्श होते हैं उसमें हमारी पहचान का निर्माण किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंटलिटी या जो प्रशासकीयता का संयंत्र है वह सिर्फ संकुचित अर्थों में सरकार तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह बहुत से तर्कों या विमर्शों द्वारा निर्मित होता है। गवर्नमेंटलिटी सामान्यकरण या नॉर्मलाइजेशन के द्वारा भी काम करती है। इससे फूको का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें हर व्यक्ति को प्रभुत्वशाली मानव के अनुरूप बनने के लिए मजबूर किया जाता है। और वो हम जीवन के कई सारे स्तरों पर, कई सारे व्यवहारों में देख सकते हैं किस तरीके से व्यक्ति को प्रभुत्वशाली मानव के अनुरूप बनने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि जब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो इसका जवाब गवर्नमेंटलिटी के वर्गीकरण से तैयार जवाब होगा। आप चाहे कोई भी जवाब दें, आप गहराई से सोचने पर यह पा सकते हैं कि यह जवाब आखिरकार एक निर्मित वर्गीकरण पर आधारित है। इस संदर्भ में हम पुरुष और स्त्री के रूप में तैयार किए गए वर्गीकरण पर विचार कर सकते हैं। यह वर्गीकरण इतना मजबूत है कि हमारे पास ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में बात करने के लिए कोई भाषा भी नहीं है। अब अगर मैं एक बिंदु जो मैंने भी आपसे बोला उस पर मैं एक बार फिर से वापस जाऊं कि हम चाहे कोई भी पहचान अपनी व्यक्त करें, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं और आप यह कहें कि आप एक लड़का हैं या आप एक लड़की हैं, या आप ये कहें कि आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, या कोई भी आप जवाब दें, तो आप ये पाएंगे कि असल में ये जो गवर्नमेंटलिटी के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, जो कुछ पहचान निर्मित की गई है, आप उसी चीज को सामने ला रहे हैं। और ऐसा करते हुए आप अपने भीतर के कई सारे अन्य पहलुओं को पीछे छोड़ रहे हैं। तो कोई भी पहचान अपने आप में पूर्ण नहीं है और वह आपको एक ही तरीके से या एक खास तरीके से प्रस्तुत कर रही है, जिसके कारण से जो दूसरे कई पहलू हैं वे पीछे छूट जाते हैं। जब हम नस्ल, जाति, धर्म आदि पर आधारित पहचानों पर विचार करते हैं तो प्रशासित की जाने वाली पहचानों के संदर्भ में जो एक पहचान का निर्माण होता है, वे जो पहचानें होती हैं वो उस प्रक्रिया में सामने आ सकती हैं जिसके द्वारा इनका निर्माण होता है। जब डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और कानून हमें इस बारे में सच बताते हैं कि हम कौन हैं, तो ऐसा करके वे हमारी सब्जेक्टिविटी का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के अधीन हो जाते हैं। तो ये जो एक सब्जेक्टिविटी का निर्माण है वह हमें शक्ति के अधीन भी लेकर आता है। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझे तो ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसको उस समझ को अपने भीतर लाना जरूरी है कि आखिर फूको क्या कहना चाह रहे हैं। फूको ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग के ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारी सब्जेक्टिविटी का निर्माण होता है, और हमारी सब्जेक्टिविटी के निर्माण के कारण कई बार हम खुद को एम्पावर भी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हमारी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, बहुत सारे जो हमारे काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो इस कारण से हम एक स्तर पर अपने आप को एम्पावर महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कॉलेज में जाते हैं, हमारे पास अपना आई कार्ड है तो हम एम्पावर महसूस कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे भीतर एक सब्जेक्टिविटी लाती हैं, हमारे भीतर कई बार एम्पावरमेंट या मजबूत या सशक्त होने की भावना लाती हैं। लेकिन फूको का कहना है कि अगर हम गहराई से सोचें तो हम यह पाएंगे कि असल में हम इनके अधीन आ गए हैं और वही चीजें हमारी पूरी पहचान को निर्मित कर रही हैं। और उसमें कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि अगर हम और आगे जाए तो हम पाएंगे कि यह असल में हमारी
कई तरीके की जो गतिविधियां हैं उसको बाधित भी कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मेडिकल साइंस स्पष्ट रूप से मेरी पहचान तय कर देता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो इसका मतलब यह भी होता है कि एक लड़के के रूप में मेरे साथ कई तरीके की चीजें बाहर से थोप दी जाती हैं और मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं खास तरीके से व्यवहार करूं। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं या नहीं कर पाता हूं, अगर मैं तय मानकों के हिसाब से काम नहीं कर पाता हूं, तो फिर मेरा एक्सक्लूजन होता है, मैं मजाक का पात्र बन सकता हूं, मेरे साथ हिंसा हो सकती है। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजों में या अधिकांश चीजों में या सभी चीजों में हम कह सकते हैं, जहां पर हम इसको पहचान सकते हैं कि जो भी पहचान, जो भी आइडेंटिटी हमारी निर्मित होती है, जो भी सब्जेक्टिविटी हमारे पास आती है, जो भी जवाब हम देते हैं इस सवाल का कि हम कौन है, वह असल में हमारे ऊपर शक्ति के प्रयोग के रूप में है और इसे समझने की जरूरत है और इसे ही स्पष्ट करने की कोशिश फूको अपने जो आइडिया है गवर्नमेंटेलिटी उसके माध्यम से करते हैं। अब ज्ञान और शक्ति का संबंध, ये पिछले विचारों को ही और ज्यादा स्पष्टता से सामने लाने की कोशिश है। फूको के विचारों में ज्ञान और शक्ति या शक्ति और ज्ञान की संकल्पना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फूको सिर्फ यह नहीं कहना चाहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, बल्कि उनका कहना यह है कि ज्ञान पहले से ही शक्ति संबंधों से निकलता है। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्ञान उत्पन्न किया जाता है और इसे हासिल किया जाता है। शक्ति को हासिल करना ज्ञान का लक्ष्य है। फूको के अनुसार ज्ञान को रोकने की जगह शक्ति ज्ञान का उत्पादन करती है। स्पष्टतः मनुष्यों के शरीर और श्रम को नियंत्रित करने की जरूरत से ज्ञान का उभार हुआ है। फूको ने इतिहास के अपने अध्ययन द्वारा यह दिखाने की कोशिश की है कि मनुष्य के शरीर को किसी तकनीक या शरीर का ज्ञान होने पर ही श्रम शक्ति में बदला जा सकता है। तो ये इस अर्थ में उनका ये कहना है कि जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान की पूरी अवधारणा होती है, वह मनुष्य के ऊपर शक्ति के प्रयोग के रूप में सामने आती है। हालांकि कई बार खुद मनुष्य जो है वो उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनके पास शक्ति आ रही है। तकनीक या ज्ञान की सहायता से मनुष्यों के शरीर को संगठित और अधीन बनाकर उपयोगी भूमिकाओं में ढालना मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा यह अधीनता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर नहीं थोपी जाती है, यह समाज के सभी पहलुओं की विशेषता बन गई। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो समाज के तबके होते हैं, उन्हें कई मर्तबा कई बार यह एहसास हो सकता है कि वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कि उनके ऊपर जो शक्ति का प्रयोग है वो नहीं हो रहा है, बल्कि वो शक्ति के प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वे भी शक्ति के अधीन हैं और ये पूरे समाज में की विशेषता बन चुकी है। और इस संदर्भ में हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम किसी भी चीज के बारे में सोचें तो इस गहराई से सोचें कि वास्तव में यह जिसे हम शक्ति का उपभोग करना मानते हैं, क्या वो वास्तव में हमें शक्ति के अधीन नहीं ले जाता है। और हम गहराई से सोचेंगे तो इस बात को पाएंगे कि असल में हम सभी या समाज की जो सभी आयाम है वो शक्ति के अधीन है। और जो ज्ञान है जो कि हमें कॉलेज से मिलता है, मेडिकल साइंस से मिलता है या कहीं दूसरे तरीके से मिलता है, वह भी एक शक्ति के प्रयोग के रूप में सामने आता है। ज्ञान के द्वारा जब हम सब्जेक्टिविटी का निर्माण करते हैं तब भी ऐसा होता है। फूको यह मानते हैं कि शक्ति के अस्तित्व को देखने का एक तरीका यह देखना है कि कहाँ इसका प्रतिरोध हो रहा है। शक्ति संबंधों के केंद्र में इच्छा का विरोध और स्वतंत्रता का विरोध होता है। शक्ति संबंध इसे लगातार बढ़ावा देते हैं। इसलिए पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि शक्ति की अवधारणा आगे के लिए कोई रास्ता नहीं बताती है, लेकिन फूको के विचारों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जहां भी शक्ति है वहां प्रतिरोध की संभावना भी मौजूद है। फूको के अनुसार शक्ति के खिलाफ 3 तरह के संघर्ष हैं। विशिष्ट रूप से सामंती समाज में पाए जाने वाले जातीय, सामाजिक, नस्लीय प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष। यानी कि ये जो पूरा मैं वर्णन कर रहा हूँ वो मुख्य रूप से इस बात को दर्शाता है कि फूको सिर्फ यह बताकर ही नहीं रुक जाते हैं कि हम सभी शक्ति के अधीन हैं, तो फिर आगे का रास्ता क्या है। तो ये मुख्य रूप से निवेदिता मेनन इस बात पर जोर देती है कि फूको के लेखन में हम इस तरीके के आगे का रास्ता देख सकते हैं। और फूको यह मानते हैं कि जहां भी शक्ति है वहां पर उसके प्रतिरोध की भी संभावना है। और उसमें जैसे मैंने कहा कि
पहले स्तर पर हम सामंती समाजों में पाए जाने वाले जातीय, सामाजिक, नस्लीय प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष को देख सकते हैं। दूसरे स्तर पर 19वीं सदी के पूंजीवादी समाजों के शोषण, जो व्यक्ति को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अलग करता है, उसके खिलाफ संघर्ष को देख सकते हैं। और तीसरे स्तर पर जो सब्जेक्शन, इसका अर्थ है कर्ता बनाना और अधीन होना, इसके विभिन्न रूपों के खिलाफ संघर्ष को देख सकते हैं। इस तरह के संघर्ष में यह कोशिश की जानी चाहिए कि राज्य और गवर्नमेंटलिटी से जुड़ी पहचान और व्यक्तिकरण को नकार कर नई तरह की सब्जेक्टिविटी का निर्माण किया जाए। फूको यह मानते हैं कि हर स्तर पर नए संघर्षों के साथ पुराने संघर्ष भी कायम रहते हैं। मोटे तौर पर फूको के द्वारा जो एक संघर्ष की एक संभावना है उस पर कम बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि फूको के लेखन में यह भी बात सामने आती है कि जहां भी शक्ति है वहां पर उसके खिलाफ प्रतिरोध की संभावना है और अलग अलग तरीके से उसके खिलाफ प्रतिरोध को हम देख सकते हैं। अब डेरिडा के विखंडन के विचार के बारे में हम एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं। डेरिडा ने विखंडन या डिकंस्ट्रक्शन का विचार प्रस्तुत किया। इनके अनुसार यथार्थ को सामने लाने की हर कोशिश ज्ञान या सत्य को उत्पन्न नहीं करती है, यह सिर्फ अलग अलग प्रस्तुतियों को सामने लाती है। इनमें से कोई भी किसी अन्य की तुलना में ज्यादा अच्छा या ज्यादा सच्चा नहीं होता है। डेरिडा भी अपने समय के महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक हैं और 1930 से 2000 तक ये इस दुनिया में रहे और जो डिकंस्ट्रक्शन का विचार है वह उनके विचारों की एक जो बुनियादी तत्व है उसको ऑब्जेक्ट करता है, जिसमें वो ये मानते हैं कि जो पूर्ण प्रस्तुति है वह संभव नहीं है और अगर हमें किसी भी चीज के, खासतौर पर लेखन की को पूर्ण रूप से समझना है तो हमें उसके बहुत तरह के अर्थों पर विचार करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज के बहुत तरह के अर्थ हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात डेरिडा यह बोलते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि लेखक की वास्तविक मंशा क्या थी और पुस्तक के भीतर किसी भी चीज का कोई सुनिश्चित अर्थ नहीं हो सकता है और समय बढ़ने के साथ उसकी द्वैतताएं बढ़ती जाती हैं और इस लिहाज से जो पाठक होता है वह डिकंस्ट्रक्ट करते हुए जो उसमें बातें हैं उनको सामने लाने की कोशिश कर सकता है। तो इस संदर्भ में ही उन्होंने यह कहा था कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है, लेखक की मृत्यु की उन्होंने घोषणा की और उन्होंने यह कहा कि जो सच्ची व्याख्या है उसकी संभावना नहीं है और यह उनके लेखन की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है। और प्रमुख विशेषता उसमें यही है कि एक तरीके का कि अगर व्याख्या को बढ़ावा दिया जाता है लेखक के दुनिया से जाने के बाद तो वह भी शक्ति के प्रयोग के रूप में होता है, वह भी एक तरीके की सोच को ही दिखाता है। अब इसमें हम इनकी विचारों की कमियों को भी हम देख सकते हैं। हम डेरिडा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम कुछ अन्य जो उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचनाएं हैं उस पर हम ध्यान देंगे। एक तो ये बात है कि जो डेरिडा बोल रहे हैं कि जो लेखक जो अपनी बातों को रखता है वह बहुत मजबूती से किसी चीज को से लेकर सामने नहीं आता है, तो यानी कि उसके कई अर्थ हो सकते हैं, तो वो अपने आप एक खतरनाक विचार के रूप में सामने आता है क्योंकि इसके आधार पर ऐतिहासिक क्रूरताओं को सही ठहराने वाले ग्रंथों या व्याख्याओं को उतना ही ठीक माना जाएगा जितनी इसकी निंदा करने वाले ग्रंथों को, और यह एक वैचारिक अराजकता को बढ़ाता है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ के एक अर्थ तक पहुंचना होगा। निश्चित रूप से हमें उसके अलग अलग तरीके के पहलुओं को देखना चाहिए और ये डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन के विचार का योगदान है, लेकिन अगर हम डिकंस्ट्रक्शन को ही एक पूरी सच्चाई मानकर यह कहें कि कोई एक अर्थ पर का निर्धारण अपने आप में सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो ये फिर वही स्थिति हो जाती है जिसका सामना खुद डेरिडा को करना पड़ा। डेरिडा ने यह कहा एक समय पर कि लोग उनके लेखन के अर्थ को सही तरह से नहीं समझ रहे हैं और जो वो कहना चाह रहे हैं वो बात नहीं है जो लोग उनके नाम पर कह रहे हैं। तो ये एक तरीके से वही बात हो गई जो डेरिडा खुद कह रहे थे कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है तो उनके जीवन काल में ही उनके विचारों की अलग अलग तरीके की व्याख्याएं होनी शुरू हो गई। और असल में अगर डेरिडा की इस आलोचना पर हम ध्यान दें तो यही एक ऐसी बुनियादी आलोचना है जिसके आधार पर उत्तर आधुनिकतावाद की एक मजबूत आलोचना सामने आती है, जो डेरिडा की भी आलोचना है और अन्य कई तरीके के लेखन में भी हम उसे देख सकते हैं। अब जैसे कि जो इसकी सबसे प्रमुख आलोचना है
डेरिडा की आलोचना के बाद जो पहली आलोचना है वह यह है कि उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक के रूप में फूको ने मार्क्सवाद और मेटा नैरेटिव का विरोध किया, कई अन्य लेखकों ने भी ऐसा किया, लेकिन फूको और दूसरे कई अन्य लोगों ने खास तरीके की विचारधारा को बढ़ावा दिया। यानी कि अगर मैं यह कहता हूं कि कोई मेटा नैरेटिव नहीं है, कोई मेटा नैरेटिव नहीं है, कोई मेटा नैरेटिव नहीं है, तो मैं इस तरीके से इस बात को रख रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही मेटा नैरेटिव है, कि मेटा नैरेटिव नहीं है। यानी कि अगर मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी चीज सच नहीं है, बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो कई बार ये साउंड कर सकता है, ऐसा लग सकता है, और ये चीज है भी कि मैं जो यह कह रहा हूं कि कोई सच नहीं है वही सबसे बड़ा सच है। तो जो विचारधारा या का जो विरोध है या एनलाइटनमेंट का जो विरोध है कि ये एक मेटा नैरेटिव को प्रस्तुत करता है मार्क्सवाद के बारे में, उदारवाद के बारे में, तो यह आरोप उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर आधुनिकतावादियों पर भी लग सकता है, लगता है, और काफी हद तक सही भी लगता है कि वे इस तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं मानो कि जो वो कह रहे हैं वही एक मेटा नैरेटिव है, जिसकी कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिसके बारे में हमने पीछे बात कही। दूसरा, फूको के लेखन में कई बार शक्ति और ज्ञान के संबंधों में का जो विचार है वो एक पक्षीय लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यह कह सकते हैं कि जो एक स्तर का जो ज्ञान होता है वो वास्तव में मनुष्य को सशक्त बनाता है, और इस बात से कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है किसी व्यक्ति के जीवन में कि अगर वह कहता है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और उस कारण से वो कुछ खास तरीके के शक्तियों के अधीन हो जाता है, तो उससे उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। वह अपने जीवन को ज्यादा सही दिशा में आगे बढ़ाकर ले जा पाता है। तो हमेशा ही ऐसा दर्शाना कि व्यक्ति जब शक्ति के अधीन है तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं हो पाता है और वो शक्ति के अनुसार ही काफी संचालित होने के लिए मजबूर होता है, काफी हद तक एक पक्षी विचार के रूप में सामने आता है। विकल्पों की दिशा में के बारे में स्पष्ट रूप से फूको कुछ नहीं बताते। डेरिडा के लेखन में भी एक विभ्रम की स्थिति से दिखती है जो कि उनकी जो मैंने आलोचना प्रस्तुत की उसमें सामने आती है। मैंने अभी यह आपको बताया कि किस तरीके से जो फूको हैं उनके लेखन में हम यह देख सकते हैं कि वह कुछ स्तरों पर अपनी बातों को रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जहां भी पावर है वहां पर उसके रेजिस्टेंस की संभावना है, लेकिन बहुत खुलकर वो विकल्पों के बारे में साफ तौर पर नहीं बताते हैं। और बहुत से इतिहासकारों यह मानते हैं कि फूको के बारे में खासतौर पर कि उन्होंने इतिहास की सामग्री के अविद्वतापूर्ण या गहन समझ के बगैर ही इसका उपयोग किया, और बहुत सारी गुंजाइशें थी इतिहास की सामग्री को समझने की, लेकिन उनके लेखन में सामने नहीं आती है। नारीवादियों ने उनके विवरण को सिर्फ पुरुष अनुभव तक सीमित या केंद्रित होने के लिए आलोचना की फूको की, क्योंकि वो प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी हैं तो यह भी एक प्रमुख आलोचना है। हालांकि कई सारे नारीवादियों ने इसमें सुधार करने का प्रयास किया और बहुत तरह के जो नारीवादी चिंतन है उसमें हम उत्तर आधुनिकतावाद का विरोध देख सकते हैं। मार्क्सवाद ने विशेष रूप से उत्तर आधुनिकतावाद को एक गहरी चुनौती देने की कोशिश की, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्क्सवादियों में यह बात सामने आई कि जिस रूप में फूको आलोचना प्रस्तुत कर रहे हैं वह आलोचना के स्तर पर सही लग सकता है, लेकिन यह काफी हद तक हमें विकल्पहीनता की स्थिति में लाकर भी छोड़ देता है, क्योंकि यह समझना एक बात है कि हम पावर के अधीन हैं, लेकिन क्या इसके कारण से एक सुनियोजित वर्ग राजनीति या बदलाव की राजनीति की को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि सीधे तौर पर फूको या उत्तर आधुनिकतावादी यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बार बार जिस तरीके से मार्क्सवाद पर हमला करते हैं या दूसरे मेटा नैरेटिव्स पर हमला करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम हर एक चीज को एक रिलेटिव सिचुएशन में आकर देख सकते हैं, पावर के उपयोग के रूप में देख सकते हैं, या जैसे कि डेरिडा के संदर्भ में हमने यह कहा कि हम यह कह सकते हैं कि सारी चीजें सही हैं, हर तरह की व्याख्या सही है। तो ये जो एक आलोचना है वो काफी गहरी आलोचना के रूप में सामने आती है कि बहुत सारे मौकों पर मेटा नैरेटिव की आलोचना करते हुए जो पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद है वह एक ऐसी स्थिति में सामने ला देता है हमें जहां पर
बहुत खुलकर साफ तौर पर विकल्प दिखाई नहीं देता है। और वो जो एक पोस्ट मॉडर्निज्म की स्थिति है, उसकी इसके कारण से लोग इसकी काफी तीखी आलोचना करते हैं, क्योंकि यह एक एक्सक्यूज या एक जस्टिफिकेशन के रूप में सामने आ जाता है हर तरीके की परिवर्तनकारी राजनीति की आलोचना के संदर्भ में। और तो इस लिहाज से भी इसकी काफी आलोचना की जाती रही है। लेकिन हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म एक विचार है, और जैसे मैंने कहा कि यह मुख्य रूप से विचारधाराओं की आलोचना काफी मजबूती से करता है, लेकिन हमने इसे एक विचारधारा के रूप में भी देखा और हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि खुद यह अपने आप को एक खास तरीके के दायरे में प्रस्तुत करता है। इसमें कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिसे कि हम बिल्कुल साफ तौर पर इंगित कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि यह एक ऐसी विचारधारा के रूप में सामने आता है जो मेटा नैरेटिव्स या विचारधारा का विरोध करती है। और इसकी जो प्रमुख आलोचनाएं हैं उसे भी हमने देखा। लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है कि जो यह पूरा वर्णन है या ये जो पूरी धारा है पोस्ट मॉडर्निज्म की, उसने काफी हद तक जो एक सप्रेस्ड आइडेंटिटीज थी जो कि मेटा नैरेटिव के भीतर दबी हुई थी, उन्हें सामने आने का मौका दिया। जो बातें अक्सर इस लिहाज से दबा दी जाती थी कि एक गुड सोसाइटी की स्थापना के लिए या क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन चीजों की उपेक्षा की जा सकती है, उसे या रीजन के नाम पर जिन चीजों की उपेक्षा की जा सकती है उसे प्रश्नांकित करने का मौका पोस्ट मॉडर्निज्म ने दिया। और इसके कारण से यह बहुत सारे समूहों के लिए, बहुत सारी दमित पहचानों के लिए, सप्रेस्ड आइडेंटिटीज के लिए एक मुक्तिकारी विचारधारा के रूप में भी सामने आई है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह जो पूरी चर्चा हम लोगों ने की पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, उससे आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बेहतरीन परिचय मिल पाया होगा, या एक सामान्य परिचय तो अवश्य मिल पाया होगा, जिससे कि आगे अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ें तो आप काफी गहराई से इसके अन्य पहलुओं को समझ पाएंगे। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म का एपिसोड है, ये जो पूरी एक चर्चा रही है आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में, उसका आखिरी एपिसोड है। कुछ और आइडियोलॉजीज इसमें जोड़ी जा सकती थी, लेकिन मैं यहाँ मिसाल के तौर पर उदारवाद की चर्चा करते हुए हम और आगे जाकर मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में गहराई से बात कर सकते थे। लेकिन मैं इस पूरी चर्चा को इन इतने सारे एपिसोड्स के भीतर मैंने समेटने की कोशिश की है। और मेरी कोशिश रही है कि मैं मुख्य रूप से यह मानकर चलूं कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो या तो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं या उनकी राजनीतिक विचारधारा में की समझ बनाने में काफी गहरी रुचि है। और मैंने काफी सरल रूप से यह बताने की कोशिश की है कि हर विचारधारा किस तरीके से उभर कर सामने आई, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले जो कुछ प्रमुख चिंतक रहे हैं उनके विचारों को मैंने सामने रखने की कोशिश की है, और उसके बाद हमने उनकी आलोचनाओं पे बात की है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो एक पूरा लक्ष्य इस कोर्स का था उसे हासिल करने में काफी हद तक मैं सफल रहा होऊंगा। कम से कम इस सीमा तक जरूर सफल रहा होऊंगा कि अगर आपने इन सारे एपिसोड्स को देखा है या फिर से आप इनको देखें तो आप इन सारी विचारधाराओं के बारे में, इन सारी विचारधाराओं की विभिन्न विशेषताओं, इनकी सीमाओं के बारे में एक समझ बनाने में सफल हुए होंगे। तो मैं इस पूरी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आगे मिलेंगे किसी अन्य कोर्स में और किसी अन्य विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार।